प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके हिंदी साहित्य के इस द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में दो पाठ्य पुस्तकें लगी हुई है। एक ज्यों मेहंदी को रंग उपन्यास हैं, मृदुला सिन्हा जी के द्वारा रचित, जिसका पीडीएफ मैंने बना करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया है। आप वहाँ से एक बार अच्छी तरह से उसका अध्ययन कर लें, फिर हम उस पर समीक्षा करेंगे, उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, विस्तार से उस पर चर्चाएं करेंगे। और दूसरी पाठ्य पुस्तक है कहानी संचयन हेतु भारद्वाज जी, जिसके संपादक हैं, और इसमें 9 कहानियों का संकलन है। आरंभिक 7 कहानियों का अध्ययन हमने हाल ही की पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में कर लिया है। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज इसी पाठ्य पुस्तक की 8वीं कहानी जो है मेरा घर कहाँ, जो नासिरा शर्मा जी के द्वारा रचित कहानी है, इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम नासिरा शर्मा जी के कर्तृत्व और व्यक्तित्व पर संक्षिप्त पहले प्रकाश डाल लेते हैं। नासिरा शर्मा जी का जन्म 1848 ईस्वी में होता है। इलाहाबाद में जन्मी नासिरा शर्मा ने फारसी भाषा और साहित्य में एमए किया तथा हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी तथा पश्तो भाषाओं का अध्ययन भी इन्होंने किया है। इन्होंने अफ़गानिस्तान तथा ईरान की यात्राएं भी की तथा उनका तत्संबंधी अध्ययन अफ़गानिस्तान बुजकुशी का मैदान, अफ़गानिस्तान बुजकुशी का मैदान 2 खंडों में प्रकाशित हुआ। 7 नदियाँ एक समंदर, 7 नदियाँ एक समंदर, शल्य की, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे आदि नासिरा शर्मा जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। किंतु कहानीकार के रूप में नासिरा शर्मा की एक अलग पहचान है। सामी कागज, पत्थर गली, संगसार, इब्ने मरियम, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। उन्होंने फारसी की अनेक रचनाओं का अनुवाद भी किया। अपनी कहानियों में वे जीवन के यथार्थ का चित्रण करती हैं तथा इंसानी कमजोरियों को उनके आदिम रूप में उकेरती हैं। वे औरत मर्द के उस पवित्र और प्राचीन संबंध को बहुत अधिक महत्व देती है जो किसी भी वाद विवाद, धर्म, कानून आदि से पहले वजूद में आया था, धर्म कानून से पहले वजूद में आया था। और वे कहानियों में मनुष्य की सामूहिक पीड़ा को बयान करती हैं। उनकी कहानियाँ सांप्रदायिकता के विरुद्ध तल्ख स्वर लिए हैं, तल्ख यानी तीखे स्वर लिए हुए हैं। वे हिंदी की प्रतिनिधि और महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। आपकी जो पाठ्यक्रम में संकलित जो कहानी है वह है मेरा घर कहाँ। यह नासिरा शर्मा जी की एक मार्मिक कहानी है जिसमें उन्होंने सोना नामक एक स्त्री के बहुआयामी संघर्ष का अंकन किया है। साथ ही सोना की माँ लाली धोबिन के संघर्षमय जीवन का चित्रण भी है और कुछ और अन्य स्त्रियां भी इसमें सम्मिलित होती हैं। ननकू की एक फूफी है, एक ताई है, एक लूली फकीरन है और ये सोना है और लाली धोबिन है। 4-5 स्त्रियों को केंद्र में रख करके अभावग्रस्त जो नारियां हैं जिन पर ऊपर लगातार बार बार अत्याचार होते हैं उसको उन्होंने इस कहानी में उकेरा है। और आखिर में ये कहा है कि मेरा घर कहाँ, अर्थात सोना या लाली यानी इन महिलाओं का घर है कहाँ। ये बार बार घर बसाती है, बार बार इनके ऊपर अत्याचार होते हैं, तो इसलिए कहा गया है कि मेरा घर कहाँ, यानी कोई ठौर ठिकाना नहीं। महिला, निम्न वर्ग की जो महिलाएं हैं उन पर लगातार अन्याय, अत्याचार और शोषण उनका होता रहता है। तो देखिए, यह कहानी अभावग्रस्त सोना के शोषण और यातनाप्रद जीवन की कथा है। वह बार बार अत्याचार की शिकार होती है, बार बार घर बसाकर चैन से अपना जीवन यापन करने का प्रयास करती है, पर उसे अंततः शोषण और अत्याचार के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। अंत में वह घर बसाने की कामना से ही मुक्त हो जाती है
कि मुझे अब घर बसाना ही नहीं है, तभी उसे सुख की अनुभूति होती है। यानी अंत में एक ढाबा खोल करके लोगों मज़दूरों को खाना खिला करके बस उसी में उसको आत्मसंतुष्टि मिलती है, फिर वो घर नहीं बसाती है। तो देखिए, इस कहानी को हम आज आरंभ करते हैं। कहानी की जो मुख्यतः विषय वस्तु है, सर्वप्रथम उस पर हल्का सा प्रकाश डाल रहा हूँ मैं। अभावग्रस्त नारी का शोषण इसमें दर्शाया गया है। लाली धोबिन, लूली फकीरन, ननकू की विधवा फूफी और ताई के साथ सोना की अभावग्रस्त स्थिति, और अंत में वो ढाबा खोल करके एक आत्मीय सुख की ज़िंदगी वो जीती है। तो यातनामय नारी जीवन, यानी सोना को भी पीट करके निकाला जाता है, कोठी पर उसे काम करना पड़ता है, उसकी इज्जत लूटने का प्रयास होता है, और अंततः बुलडोजर चला कर, जेसीबी चला करके कच्ची बस्तियों को उजाड़ दिया जाता है, और फिर नारी का कोई ठौर ठिकाना नहीं रहता है। जीवन भर शोषण की चक्की में ये अभावग्रस्त निम्न वर्गीय नारियां पिसती रहती है, अन्याय और अत्याचार उन पर होता रहता है, उनसे उनको मुक्ति नहीं मिल पाती है। निम्न वर्गीय औरतों पर एक तरह से मनमाने जो अत्याचार हो रहे हैं, उसे नासिरा शर्मा जी ने इस कहानी में उकेरा है। दिल्ली के फैशनेबल कॉलोनी के सामने एक गंदे नाले पर एक कच्ची बस्ती है, जिसमें लाली धोबिन निवास करती हैं। देखिए, इस कहानी में जो पात्र हैं वो एक तो लाली धोबिन हैं, और वह अपने पति के साथ में शहर में आकर के निवास करती हैं। 3 बच्चों की वह माँ हैं, और एक अड्डे पर वह काम करती हैं। लेकिन कोई किसी नशे का शिकार होने के कारण लाली धोबिन का जो पति राजा है उसका देहांत हो जाता है, और अंततः लाली धोबिन फिर जो है दिगंबर, एक कोई धनवान व्यक्ति है जिसे सहायता मांगने के लिए जाती है, लेकिन वह उसे अपने घर की पत्नी बना लेता है क्योंकि उसकी पत्नी मर चुकी थी, और अंततः दिगंबर की भी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से इसका फिर कोई ठौर ठिकाना नहीं रहता। और सोना की भी यही स्थिति है कि वह 11 वर्ष की लड़की होती है, धीरे धीरे वह बड़ी होती है, और लाली धोबिन उसका विवाह एक ननकू के पात्र के साथ करवा देती है, और वह ननकू भी अपनी फूफी और ताई के बहकावे में आकर के उसे मार पीट करके उस सोना को घर से बाहर निकाल देता बिना तलाक दिए। और सोना फिर अपने वहाँ से बाहर निकल करके अपने कोई दूर के रिश्तेदार रमजान उर्फ घनश्याम के जो स्त्री का कार्य करता है उसके पास निवास करती है। वह भी विवाह की चर्चा चलाता है, लेकिन एक जगह वह काम करती है और वहाँ पर भी उसकी इज्जत लूटने का प्रयास होता है। वह धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला भी कर देती है, और वहाँ से निकल कर अंततः वह एक ढाबा खोलती है। एक रघु के पास भी जाती है, लेकिन कच्ची बस्ती में फिर वो जेसीबी चला करके उस बस्ती को भी उजाड़ दिया जाता है। अंततः उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता है, और वह एक ढाबा खोल करके मज़दूरों को खाना खिला करके फिर अपनी आत्मसंतुष्टि करती है। तो यहाँ बड़ी लड़की जो होती है लाली धोबिन की, उसका नाम सोना है। वह 11 वर्ष की पति ननकू के साथ उसका विवाह होता है। मंगोलपुरी में वह निवास करती है। रमजान चाचा उर्फ घनश्याम जो प्रेस वाला होता है उसके पास भी वह मदद के लिए जाती है। और एक दिगंबर दादा इसमें पात्र हैं, एक लूली फकीरन है, एक विधवा फूफी ताई हैं, और एक रघु दादा भी इसमें आते हैं। तो ये पात्र हैं इसमें। तो निम्न वर्गीय अभावग्रस्त नारी के शोषण और यातनामय जीवन की मार्मिक कथा इस कहानी में उभरती है। तो आइए हम इस कहानी का आरंभ करते हैं। लाली धोबिन लाली धोबिन की मिट्टी तभी से पलीद थी जब से उसका मर्द मरा था। यानी मिट्टी यानी उसकी इज्जत तभी से ही एक तरह से लुट चुकी थी जब से उसके पति की मृत्यु हो गई थी। 3 बच्चों के संगे अड्डे पे जाना, यानी किसी अड्डे पे जाकर के 3 छोटे छोटे बच्चे इनको संभालते हुए अड्डे पे जाकर के काम करना, और घर घर से जाकर कपड़े समेटना, अब उसकी बस की बात नहीं रह गई थी। छोटा लड़का साल भर का था, और कभी गर्म इस्त्री पकड़ लेता तो कभी धुले कपड़े पर अपना लकड़ी का चटुआ फेंक धब्बा लगा देता। तंग आकर लाली ने घरों में काम करने की ठानी, स्त्री का काम छोड़ दिया। बर्तन झाड़ू और आटा गूंथने से उसके पास इतने पैसे आने लगे कि वह चैन से रोटी के साथ लहसुन की चटनी खा सकती थी। बड़ी लड़की
सोना 10-11 साल की हो रही थी। मोहल्ले के लड़कों के लिए वह आकर्षण का केंद्र थी। गंदे नाले के पास बसी व झुग्गियाँ यानी झुग्गी झोंपड़ी बिना पानी के जज बजाती रहती थी। हर तरह की गाली और धंधे यहाँ के लोगों की दिनचर्या थी। फैशनेबल कॉलोनी के सामने बसी ये बस्ती अपने में एक हकीकत थी। लाली के पति राजा ने इस खाली मैदान में औरों की तरह कब्जा पाने की नीयत से झुग्गी डाली थी, यानी झुग्गी झोपड़ी बना ली थी। गांव में बेरोजगारी से तंग आकर दोनों शहर की तरफ निकले थे। कुछ दिन चैन से गुजरे, फिर उसे लत लग गई पन्नी पीने की और उसी के चलते वह एक दिन नशे की हालत में चल बसा। तो इस तरह से लाली धोबिन विधवा होती हैं। उसके 3 बच्चे हैं। सोना 11 वर्ष की हैं और एक तरह से इसका जीवन यहीं से बर्बाद होने लगता है। जवान होती लड़की को बचाने के चक्कर में लाली ने हालात के सामने हथियार डाल दिए और रोज़ रोज़ राह रोकने वाले अंधेड़ बदमाश दिगंबर दादा के घर बैठ गई। यानी उससे मदद मांगने के लिए वह गई थी और दिगंबर दादा की पत्नी की मृत्यु हो गई थी और उसे एक औरत की आवश्यकता थी और एक तरह से इस बदमाश दिगंबर दादा के घर उसे लाली धोबिन को बैठना पड़ा। अब उसके तेवर दूसरे थे। दिगंबर का बस्ती पर दबदबा था। चाकू, कट्टा, लाठी, जंजीर उसके खिलौने थे। दिगंबर की घरवाली को मरे 4-5 साल गुजर गए थे। इस बीच दिगंबर भी औरतों को पटाते हुए और ज़ोर ज़बरदस्ती करते करते थक चुका था। उसे घर में रोटी के साथ पैर दबाने वाली एक औरत की ज़रूरत थी और कई महीनों तक नीम के नीचे बैठी लूली फ़कीरन के बारे में वह बार बार सोचता रहता था कि जवान है, सुंदर है, मगर दोनों हाथ कटे हुए हैं। तो एक तरह से बिगड़े हुए हैं, विकलांग हैं, वो लूली हैं। यहीं पर वह आकर रुक जाता, जबकि फ़कीरन राजी थी। उन्हीं दिनों लाली जब किसी लौंडे की शिकायत लेकर के, किसी बदमाश की शिकायत करने के लिए दिगंबर के पास आती हैं, तो उसने फैसला कर लिया कि इस धोबिन को अपने घर के घाट से कहीं जाने नहीं दूंगा, यानी अपनी पत्नी बना करके रखूंगा, अपनी घरवाली बनवा करके मैं इसको यहीं रखूंगा। लाली की लड़की सोना को 3 वक्त खाने को मिलने लगा तो उसकी आंखों में तरावट और बदन पर गदबदापन आने लगा, यानी यौवन का आगमन होने लगा। उम्र भी रस्सी कूदती तेरे पार कर 14वें में लग रही थी। लाली को उसकी शादी की फिक्र थी, क्योंकि सोना बड़ी लड़की थी, इसलिए उसको शादी की भी चिंता होने लगी। सोना भूख का मज़ा चख चुकी थी, सो दिगंबर दादा के पैर दबाने, भांग पीसने और सर में तेल दबाने पर सटे कोई ऐतराज न होता था। यानी उसकी भी कुदृष्टि उसके ऊपर हो रही थी, मगर शादी से उसकी जान निकलती कि जाने कहाँ माँ भेजें। और सारे दिन खटने के बाद फिर वही रोटी और चटनी के लिए खिट खिट। मगर लाली अब उठते बैठते उसके दिमाग में जुमलों की सुइयां चुभोती कि लड़की का असली घर शौहर का होता है, तो इसको यहाँ अधिक समय तक हमें नहीं रखना है, इसकी अब शादी कर देनी है। माँ बाप तो बस लाड़ दुलार से उसको केवल पालने वाले होते हैं। यही दुनिया का कायदा कानून है और उसे अगले घर जाना है, पराए घर उसे जाना है और उसे अपनी घर गृहस्थी को बसाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा इसी क्रम संख्या पृष्ठ संख्या 80 से हम पुनः आरंभ करेंगे। आप सभी से आग्रह है कि आप कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही आप इन वीडियोज़ को लाइक करें और अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी इस कहानी की मेरा घर कहाँ, नासिरा शर्मा जी के द्वारा रचित इस कहानी के आपकी पाठ्य पुस्तक की जो पृष्ठ संख्या 80 है, 80 से हम आगे अगली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
थैंक यू।